सो वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो की हमारी बीपीसीसी 113 की सकारात्मक मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान। तो सिंपली देखो ये यूनिट बहुत पिछली वाली यूनिट से सिमिलर होगी। ठीक है, तो सांस्कृतिक विश्व दृष्टियों में अंतर। बहुत सारे सांस्कृतिक विश्व दृष्टियाँ होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग हिसाब की चीज़ें मानती है। विश्व में अलग अलग दृष्टियाँ होती, एक देश में भी अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं। हमारे देश में जैसे बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे समाज है, बहुत सारे धर्म है और बहुत सारे संस्कृतियाँ हैं। तो इनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की संस्कृत दृष्टियाँ होती हैं कि कौन किस तरीके से पागल है, कौन किस तरीके से सक्षम है, कौन किस तरीके से कल्याण में है, कौन किस तरीके से सुख में है ना। एक गांव वाला अलग सोचता है, एक शहर वाला अलग सोचता है। खुशी शहर वाला पैसा देखता है, गांव वाला खुशी संपन्न देखता है, सम्मान देखता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है मुख्य तौर पे। तो इसी में दुनिया में अलग अलग पंथ हुए, अलग अलग संप्रदाय हुए, अलग अलग विचारधारा हुई। इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया और उन चीज़ों को कुछ कुछ चीज़ों में बांटा गया है, जैसे कि सांस्कृतिक उन्मुखीकरण, मूल्य उन्मुखीकरण, अर्थ की अचेतन प्रणालियाँ है ना। ये सब जो चीज़ें हैं वो सब विश्व दृष्टिकोण है ना, वास्तविकता दृष्टिकोण, क्या लोग किस तरीके से देखते हैं। तो मनोविज्ञान और विश्व दृष्टियाँ क्या है और क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये समझना इसे। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के संदर्भ में ब्रह्मांड और उसके भीतर जीवन को वर्णित करने के लिए विश्व दृष्टि कहते हैं कि आज हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए। इसके लिए आज हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं या हमारा लक्ष्य जो है, तो आज हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, इससे मान्यताओं का एक समूह उभरता है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। क है क्या मौजूद है, जैसे कि बोले अभी हम लोग के पास क्या प्रतिकूल रूप में क्या है, हमारे पास क्या प्रत्यक्ष रूप में है और क्या नहीं है। ठीक है, उसी के लिए तुम प्राप्ति करोगे क्या नहीं है के संबंध में सीमित वक्तव्य और मान्यता है, या तो वास्तविकता में या सिद्धांत के रूप में। ख है कौन सी वस्तुएं या अनुभव अच्छे या बुरे हैं। ठीक है, जो है वो क्या अच्छे हैं और क्या चाहिए वो जिसमें अच्छे और बुरे हैं। दोनों में हमारे पास क्या है जिसमें अच्छे और बुरे हैं, क्या हमें चाहिए जिसमें अच्छे और बुरे हैं। और कौन से उपदेश, व्यवहार और संबंध वांछनीय या अवांछनीय है। ठीक है, कौन से उपदेश है जो खराब है, कौन से उपदेश जो है अच्छे है। विश्व दृष्टि चूँकि यह भी निर्धारित करती है कि विश्व में क्या जाना जा सकता है या क्या किया जा सकता है और इसे कैसे जाना या किया जा सकता है। यह मान्यता प्रणाली के भीतर अन्य मान्यताओं के ज्ञान मीमांसा और सत्ता मीमांसा संबंधी आधार पर प्रदान करती है। अलग अलग लोग की अलग अलग राय है, तो सब लोग ने विश्व दृष्टि को अलग अलग तरीके से देखा और अपने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो परंतु विभिन्न एशियाई और पूर्वी सांस्कृतिक दृष्टियों में प्रकृतिवादी दृष्टियों में अस्वीकार की गई मानवीय संभावनाओं को मान्य माना जाता है। इतना ही नहीं, पश्चिमी समाजों में भी जहाँ प्रकृतिवाद विश्व दृष्टियाँ बेहद प्रभावशाली है, ऐसे कई अल्पसंख्यक है जो आध्यात्मिक विश्व दृष्टिया के पक्षधर है कि जो हमें पाना है वो आध्यात्मिक है, प्रभु को पाना है हमें ना। मुख्य तौर पे अपने इस जीवन में पा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने इस जीवन के उपरांत हमें प्रभु में लीन होना है। ठीक है, भारतीय मनोविज्ञान अर्थ परिभाषा और विस्तार। भारतीय मनोविज्ञान का अर्थ विस्तार बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, अभी भी फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो पिछले 4 दशकों में भारतीय मनोविज्ञान शब्द का राष्ट्रीय स्तर में काफ़ी महत्वता अर्जित की है। अक्टूबर 2022 में पुदुचेरी में एक संगठन सम्मेलन हुआ जिसमें 160 लोग आए थे, प्रतिनिधि थे। भारतीय मनोविज्ञान की पुदुचेरी घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए वहाँ, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है। ठीक है, तो भारतीय मनोविज्ञान में हम लोग जो 4 चीज़ देखते हैं, समझते हैं, वो है हमारा 4 पुरुषार्थ। ठीक है, जो मुख्य तौर पे हमारे सामाजिक कल्याण। वर्तमान समय में भारतीय मनोविज्ञान का विकास अलग अलग उपागमों सुधारने वाले इस विभिन्न अर्थों के आगे बढ़ चुका है।
ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करता है। भारतीय ऋषियों में संतों ने इंद्रियानुभाविक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक या पारलौकिक, पारमार्थिक दोनों दृष्टिकोण के व्यवहार को देखा और समझा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मनोविज्ञान को परिभाषित करना संभव है। भारतीय मनोविज्ञान चेतना, मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार से संबंधित ऐसा ज्ञान भंडार है जो भारतीय मनोविज्ञान के अनुभववादी ज्ञान से अलग है, और यह दृष्टा ऋषियों, संतों और विचारकों द्वारा अनुभववातीय परिप्रेक्ष्यों से प्राप्त भारत की ज्ञान परंपराओं में अंतर्निहित है। इसलिए भारतीय मनोवैज्ञानिक विचार अपनी वास्तविकता या विश्व दृष्टियों की अपनी दृष्टि में व्यापक और समग्र है। सकारात्मक मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान जो कि हम तुम्हें एक बार बता रहे थे कि अभी की चार अपने पुरुषार्थ पे बल प्रदान करता है, ना कि कल्याण की बहुत डिफिनेशन लंबी चौड़ी कहानी पे मानता को समझता या जानता है। वो डायरेक्ट वो चार चीज़ों को मान लिया है। ठीक है, वो बोलता है कि कल्याणकारी हो जीवन बनाना है, इसका मूल उद्देश्य है आपको जीवन को कल्याणकारी करना। और बहुत बड़ी बड़ी बातें, खुशी, प्रसन्नता, कल्याण में समृद्धि से संबंध संपरकता है। ठीक है, तो इसमें दिया वही सब कहानी, अनुकूलता, संतुष्टि, प्रसन्नता, सुख दुखता, मतलब तुम सुख और दुख में सामान्य स्थिति में रहो और कोई चीज़ को इतना ज़्यादा बड़े ना हो कि सुख आए तो एकदम खुश रहे और दुख आए तो एकदम डाउनवर्ड रहे। नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी भी मत प्रदर्शन करो, बहुत उल्लासित मत हो, बहुत खुश मत हो, और जब दुख हो तो बहुत हल्का सा। और दुख भी एक जीवन का पार्ट है, इसको मानते हुए एकदम दुख में लीन ना हो और मान के आगे बढ़ो, है ना। आयुर्वेद स्वास्थ्य को सोम, शरीर, मानस और आत्मा के प्रकारों से सामंजस्य की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है। स्वास्थ्य यहाँ कल्याण की उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें तीन दोष, वात, कफ और पित्त, वात, पित्त और कफ, दो अग्नि, पाचन बल और सात धातु, शारीरिक घटक और संतुलन और सद्भाव की स्थिति में रहते हैं। उन्मूलन मलक्रिया कार्य उचित रूप से संचालित हो और इंद्रिया, मन, मानस और आत्म से प्रसन्नता हो। तो कहानियाँ बहुत लंबी है। पुरुषार्थ अब यहाँ जाके आया, पुरुषार्थ प्रयास किए जाने योग्य जीवन लक्ष्य। ठीक है, तो इसे कैसे आप सेट करते हो, तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा बताया गया है। तो व्यक्ति इसे महत्व देता है और जिसकी इच्छा करता है उसके प्रति सचेत प्रयास करने को पुरुषार्थ कहा जाता है। व्यक्ति जिसे महत्व देता है, गेमिंग हो गया, तुम्हारी पढ़ाई हो गई, किसी भी चीज़ हो गई, और जिसकी इच्छा करता है, अगर तुम्हारा जिस चीज़ को महत्व दे रहे हो और उस चीज़ से रिलेटेड इच्छा रखे और उसके प्रति सचेत प्रयास करने को पुरुषार्थ कहा जाता है। इस तरह पुरुषार्थ में मानव प्रयासों के योग्य जीवन लक्ष्य संदर्भित है, जिसमें क्या है, पुरुषार्थ में धर्म भाव से रहो, संयम रहो, कॉन्शियस में रहो एकदम, अर्थ, पैसा मनी 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 मनी, है ना, पैसा को लिए रहो। जब केंद्रित हो तो पैसे के लिए केंद्रित हो, धर्म के लिए हो तो एकदम स्टार्टिंग 25 साल धर्म को डेडिकेटेड हो, 0 से 25 धर्म के लिए हो, सीखो, ज्ञान अर्जित करो, फिर 25 से 75 अर्थ। इतना अर्थ नहीं हो कि एकदम बिलीनियर की तरह सोचो, एकदम अर्जित करने का एकदम पागल हो जाओ, इतना नहीं, काम चलाओ अर्थ 25-50 साल तक अपने हाथ में होना चाहिए और उसके आगे थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए, इतना। हाँ, उसी में 25 से 75 साल की दशा में या 50 साल तक की दशा में काम में बहुत सारी जो कामना हो गई, तुम्हारी लैम्बोर्गिनी की कामना हो गई, बड़े घर की कामना हो गई, कामना अपनी पूरी करना, और काम से मतलब तुम्हारे सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी होता है। और फिर मोक्ष होता है कि प्रभु की लीनता, प्रभु में समाना, प्रभु के को प्राप्त करना अपने जीवित स्थिति में या जीवन उपरांत, मतलब मरने उपरांत। ठीक है, नामक 4 व्यापक लक्ष्य है। तो इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करना पुरुषार्थ होता है। 4 पुरुषार्थ को कहा गया जीवन लेकर, इसी को बहुत अच्छे से बताया गया है, परम पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए सचेत रूप से मुक्त होने की आशंका को परम पुरुषार्थ माना जाता है, जिसे मोक्ष हम बताया भी, जो कि मानव अस्तित्व को सर्वोच्च लक्ष्य है।
उपयुक्त को देखते हुए प्रेम और श्रेय के बीच अंतर किया जाता है। इन इच्छाओं के लिए प्रयासरत रहना जो कि दार्शनिक ज्ञान विद्या से उत्पन्न होती है और जीवन के अंतिम लक्ष्य के प्राप्ति में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है, श्रेय कहलाती है। अन्य सभी क्रिया जो इस तरह के ज्ञान से निर्देशित नहीं होती उन्हें प्रेय कहा जाता है। सॉरी, प्रेम बोल दिए थे हम, प्रेय कहा जाता है। आनंद, आनंद सतत प्रसन्नता और कल्याण। आनंद की स्थिति वही स्थिति है जहाँ हर वक्त प्रसन्नचित भाव से रहो। कोई तुम्हें बुरा ही बोले तब भी तुम प्रसन्नचित रहो, क्योंकि तुम्हें कुछ अच्छा पता चल रहा है, अपने तुम्हारे बुराइयाँ तुमको पता चल रही है, बिना किसी पैसा को तुम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखो, प्रसन्नचित रहो, आनंद भाव में रहो हमेशा। यही सब चीज़ें लंबी चौड़ी कही गई है। कभी किसी चीज़ को बुरा स्थिति में मत देखो और अपने क्रोध को बाहर मत आने दो। क्रोध का संयम से इसको दबाओ मत कि प्रकट मत करो। किसी भी चीज़ का क्रोध से इलाज नहीं होता। अगर वो बुरा बन रहा है तो तुम भी बुरा मत बनो। तुम उस चीज़ को अच्छा समझो और अच्छे से अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पॉजिटिव वे में देखो। भारतीय परिप्रेक्ष्य की सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रथम और दूसरे दृष्टिकोण से तुलना, ठीक है। तो प्रथम क्या था, मार्टिन सेलिंगमैन का था और सेकंड था पॉल वेंकी, ठीक है। तो इस बारे में इकाई 1 में पढ़ चुका है। त्वरित पूर्ण स्मरण की इकाई से संदर्भ लें। अच्छा, वो पहली इकाई वाला जो पढ़ा होगा। सबसे पहले सेलिंगमैन का सकारात्मक अनुभवों, सकारात्मक लक्षणों और उनके विकास में सहायता करने वाले समुदाय और संस्थानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस दृष्टि में दर्द और पीड़ा की भूमिका को मान्यता नहीं दी गई थी, ठीक है। दूसरे वोंग ने सेलिंगमैन की दृष्टि से उत्प्रेक्षित रहे इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बल दिया कि सकारात्मक मनोविज्ञान शब्द का अर्थ यह नहीं कि जीवन में नकारात्मक रूप में देखी जाने वाली चीज़ों के महत्व की उपेक्षा करें। उन्होंने तर्क दिया कि अगर आप ठीक से देखा जाए तो हमारे जीवन के संघर्ष और परिणामी दर्द और पीड़ा भी मानव विकास में योगदान देते हैं। अगर आपको कोई चोट लगती है तो वो इस जगह स्ट्रांग हो जाती है पहले से ज़्यादा। टूटी हुई हड्डियाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हड्डी तोड़ के बैठ जाओ कि अगली वाली हड्डी जो आएगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी उससे, ऐसी बात नहीं है। हड्डियाँ मत तोड़ लेना तुम कहीं। तो इसी चीज़ को और अच्छे से दिया गया है। यह ध्यान रखना रुचिकर और महत्वपूर्ण है कि अब्राहम मैस्लो ने अपने अंतिम कार्य फर्दर रीचेज ऑफ ह्यूमन नेचर में स्वीकार किया है कि मनुष्य मात्र आत्मबोध की जरूरत को पूरा करने की ही इच्छा नहीं रखते, परंतु उन्हें आत्म अनुभववादी होने पर भी ज़रूरत होती है कि हम अपने बात क्या चीज़ छोड़ के जाएंगे। उन्होंने उन्हें परम के इच्छुक या अनुभव से परे जाने की इच्छुक कहा है। उन्हें मात्र स्वस्थ आत्मबोध कर्ताओं के से अलग किया। लंबी चौड़ी कहानी, छोटा सा रहा ये चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं रहा ये वीडियो। भारतीय मनोविज्ञान जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा देखा तो थोड़ा सा वेदों, उपनिषद और गीता, भगवद गीता और भी बहुत सारी गीता है, पुराण, ये सब पे कुछ ज़्यादा केंद्रित है। डायरेक्ट वो चीज़ें जैसे कि सकारात्मक मनोविज्ञान जो चीज़ कहा वो डायरेक्ट भारत के मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया, अरे ये चीज़ें तो डायरेक्ट वेद से उठाई गई है, ये चीज़ तो डायरेक्ट हमारे उपनिषद से उठाई गई है, ये श्लोक में यही चीज़ का वर्णन मिलता है, यही जगह में यहीं का वर्णन मिलता है। तो उन्होंने डायरेक्ट वो पिक करके वहीं से बता दिया कि सकारात्मक मनोविज्ञान जिस चीज़ को आज बता रहा है वो चीज़ें बहुत पहले ही शास्त्रों में लिख के चले गए हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी लोगों ने, स्कॉलर्स लोगों ने। तो क्या नया है, हम उस चीज़ों को आपके बातों में क्यों समझें, हम उसी चीज़ को वैसे ही क्यों नहीं अपना लें जो चीज़ें वहाँ से दी गई। इसलिए पुरुषार्थ को चुना गया, सतत आनंद का भाव, आनंदमय, आनंद रूप चुना गया। क्या देखे होगे तुम लोग कभी, अगर पता नहीं जो लोग देखते हैं या जो लोग देखे होंगे या जो लोग नहीं देखते लेकिन उस देखे होंगे, कृष्ण जी की कहानियाँ बहुत अलग रही। वो भगवान होकर भी बहुत अलग अलग काम किए, बहुत ऐसा काम किए जो किसी भी भगवान ने ऐसा नहीं किया था। तो उनका रूप से ही बहुत कुछ लिया गया। जैसे आनंदमय लोग, बहुत सारे लोगों ने क्रोध हुआ लेकिन कभी भी उनका, जब तुम देखोगे उनका क्रोध में भी वो मुस्कुराते हुए किसी पे मारते हैं, काटते हैं, बदमाशी भी करते तो भी मुस्कुराते हैं, डरते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। तो वो आनंदमय भाव वहाँ से पिक किया गया कि बहुत आनंदमय भाव था, चीज़ों को मुस्कुरा कर जीत लेते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारी चीज़ों को टाल देते थे मुस्कुरा करके। तो
किसी भी चीज़ का कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपका, आपको कमेंट करना है सीधे सीधे। और किसी भी चीज़ पे कोई सुझाव देना हो या किसी चीज़ को हमने गलत बता दिया हो या आप उसको सही करना चाहो या कहीं कोई डाउट हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। और किसी भी तरीके का सुझाव वीडियो में साउंड का, और अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो क्वालिटी का तो आप भी आप मुझे बता सकते हो। कोई भी वीडियो आपको बहुत अच्छा बना नहीं सकता। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखे और एक चीज़ पढ़े और उससे आप बहुत ब्रिलियंट हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें पढ़ के, बहुत सारी चीज़ें समझ के कोई चीज़ लिखी जाती है और एक चीज़ को पढ़कर हम लोग मास्टर नहीं हो सकते। हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो वीडियो तक देख के रुक के मत बैठना, बुक खोलना, बुक से समझना, समझने की कोशिश करना। समझ जाओगे, ऐसा कोई समझदार नहीं होता। अगर एक बार में सब बुक समझ जाते तो कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, प्रोफेसर्स घर पे रहते हैं, प्रोफेसर्स के भी बनते ही नहीं। तो हम लोग मिलेंगे गाइस यूनिट 4 में। तो वीडियो देखते रहना, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों को जो अगर होंगे BA PCH में या ये बुक से संबंधित कुछ तो आप उनको भेज सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। किसी भी तरह कोई पर्सनल डाउट और प्रॉब्लम्स हो या कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे किसी भी लिंक पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।